गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम लोग जो बर्निंग टॉपिक हैं, मोस्ट बर्निंग टॉपिक मुझे लगता है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वह टॉपिक है फार्म रिफॉर्म। एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते, फिर किशोर सर आए हुए हैं, हाफ एन आवर का एक इंटरैक्टिव सेशन। चूँकि ये पहले से शेड्यूल्ड था, तो पहले से यह शेड्यूल्ड था, इसलिए इसको स्थगित करके इंटरैक्शन संभव नहीं था। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते। देखें, पहला जो प्रश्न उठता है वह यह है कि इस पूरी की पूरी चर्चा को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देखें। पहला पार्ट जो है व्हाई एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इज नीडेड। दूसरा पार्ट जो होगा वह यह फार्म एक्ट ऑब्जेक्शंस एंड डिस्प्यूट्स। तीसरा डायमेंशन जो हम यहां पर देखेंगे वह है एक्सपीरियंसेज ऑफ बिहार। और जब एक्सपीरियंसेज ऑफ बिहार की चर्चा होगी तो यहीं से कैरी ऑन करते हुए एक प्रश्न बार बार उठ रहे हैं, लगातार यह प्रश्न रेज किया जा रहा कि आखिर पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अन्य जगहों के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, बिहार के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे। तो ये जो कंपैरेटिव डायमेंशन है, इस कंपैरेटिव डायमेंशन को भी हम देखेंगे। मतलब अगर मैं कहूं तो अगला डायमेंशन हमारा होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट, पंजाब, हरियाणा वर्सेस बिहार वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। और फिर पांचवा डायमेंशन जो हम पिक करेंगे, वो पांचवा डायमेंशन हमारा होगा वह रिसेंट जजमेंट। रिसेंट जजमेंट, और ये जो रिसेंट जजमेंट है जिसके कंटेक्स्ट में हमारी चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट। देखिए, अगर आप गौर करें तो भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी के फेज से गुजर रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो है इंडियन एग्रीकल्चर के समक्ष इमर्ज कर रहे हैं। स्टैग्नेंसी के फेज से गुजर रहा है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें कि स्पेशली यह समस्या आपको कहीं ज़्यादा गंभीर मिलेगी, यह समस्या कहीं अधिक सीरियस है, डिपेंड है उस एरिया में जिस एरिया में मिड 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आए थे, और जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बेल्ट के रूप में आप जानते हैं।
पंजाब, हरियाना एंड वेस्टर्न यूपी का जो हिस्सा है, अगर उसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में स्टैग्नेंसी की तो समस्या है ही, और उसके साथ साथ मल्टीपल चैलेंजेज भी वहां पर इमर्ज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता दिखाई पड़ रहा है वह है कि अगर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन को इंश्योर करना होगा। और यह मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तब तक संभव नहीं है जब तक एग्रीकल्चरल सेक्टर की ओर निवेश के प्रवाह को नहीं बढ़ाया जाए, रिसोर्सेज के इनफ्लो को नहीं बढ़ाया जाए। रिसोर्सेज का इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो तब तक नहीं बढ़ना है या तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि वह इन्वेस्टमेंट जो है वह प्रोडक्टिव ना हो, जब तक वह इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ना हो। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ी समस्या, दो बड़ी समस्याएं जो इमर्ज करती हुई आती हैं वो है जोतों का आकार, साइज ऑफ प्लो, साइज ऑफ लैंड जो है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जोतों के आकार अगर छोटे होंगे तो ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी बाधित होगा, और वैसी स्थिति में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन भी बाधित होगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलेगा वह उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, उसकी वैसी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। तो एक जोतों का आकार समस्या है। तो दूसरी बड़ी समस्या जो इमर्ज करती हुई आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वह समस्या है किसानों के उनके उत्पादों की उचित कीमत का ना मिल पाना। जब तक आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइसेज को इंश्योर नहीं करेंगे, क्योंकि फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइसेज जो हैं वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद है। अगर किसानों को फसल की ऊंची कीमत मिलेगी, उनकी आय बेहतर होगी, उनकी आय बेहतर होगी तो उस स्थिति में बचत की संभावनाएं होगी, बचत की संभावनाएं होंगी तो उस स्थिति में निवेश वहां पर बढ़ेगा, निवेश हेतु संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर कृषि आय, बेहतर कीमत बेहतर कृषि आय की संभावनाओं की ओर ले जाएगा, और बेहतर कृषि आय की संभावनाएं जो हैं निवेशकों को यहां पर आकर के निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि कृषि को बाजार से जोड़ना जरूरी है। कृषि को बाजार से जब आप जोड़ेंगे तो मार्केट में एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का मैक्सिमाइजेशन भी संभव होगा और उस पोटेंशियल का रियलाइजेशन भी संभव होगा। तो इसलिए कृषि को बाजार से जोड़ा जाना जो है जरूरी है, और कृषि को बाजार से जोड़ने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें हमारे आपके सबके फूड हैबिट में परिवर्तन आ रहा है, और फूड हैबिट में आने वाला यह परिवर्तन क्या कर रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को बल प्रदान कर रहा है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रो प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग अर्थात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संभावनाओं को जितना बल मिलेगा, किसानों को उनके उत्पादों की उचित और बेहतर कीमत मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब जितनी चर्चाएं हमने आपके साथ की, अगर उन चर्चाओं के कंटेक्स्ट में देखें तो एक अहम प्रश्न जो इमर्ज करता हुआ आता है, वह प्रश्न क्या इमर्ज करता, वह है एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी पुअर होना।
एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली पुअर होने के कारण अगर आप देखें तो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी इफेक्टिव नहीं है। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला मेजर कंपोनेंट जो है वह आपको उभर कर आता, एक का संबंध मार्केटिंग से जाकर जुड़ता, दूसरा वेयर हाउसिंग से जाकर के जुड़ता ही। एक का संबंध मार्केटिंग से जाकर जुड़ता, दूसरे का संबंध वेयर हाउसिंग से विपणन, भंडारण, और तीसरा कंपोनेंट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के। और जब हम एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए आते तो ये तीनों कंपोनेंट अहम रोल प्ले करते। करेंट जो एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिचुएशन, अगर उस सिचुएशन में मैं बात करूं तो नियर अबाउट 5 to 7% ऑफ फूड ग्रेन, 5 to 7% ऑफ फूड ग्रेन और नियर अबाउट 25 to 30% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये क्या जा रहा? ये वेस्टेज की स्थिति है। अब जरा सा समझने की कोशिश करें, इनके वेस्टेज जाने का मतलब क्या है? एक तो आप देखेंगे सप्लाई पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा वेस्टेज के कारण। पहला इंपैक्ट सप्लाई पर क्वांटिटेटिव अवेलेबिलिटी, गुणात्मक मात्रात्मक उपलब्धता इनकी प्रभावित होगी। दूसरा इसका असर क्या होगा? ये जो वेस्टेज जा रहा है, इस वेस्टेज का भी एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और इस वेस्टेज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो सब्जियां, फल या खाद्यान्न बर्बाद हो रहे हैं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह जो वेस्टेज है, तो इस वेस्टेज की जो लागत है, उस लागत को आपको कहां पर एडजस्ट करना पड़ रहा? जो शेष बचे हुए उत्पाद हैं। और जब उसके साथ आप एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? उनकी कॉस्टिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। और हमेशा आप ध्यान रखें, कॉस्टिंग अगर यहां पर बढ़ेगी तो उस कॉस्टिंग का एडजस्टमेंट 2 इंड पर होगा। कॉस्टिंग के एडजस्टमेंट का जो एक इंड होगा वो कौन सा होगा? प्रोड्यूसर के इंड पर। और दूसरा इंड क्या होगा? कंज्यूमर के इंड पर, लास्ट कंज्यूमर जो है। नहीं, और यहां पर भी ध्यान रखेंगे, कंज्यूमर की तुलना प्रोड्यूसर पर दबाव ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर बिखरा हुआ है, कंज्यूमर तो फिर भी मोबिलाइज करने की स्थिति में है, मोबिलाइजेशन की स्थिति में है, या कंज्यूमर पर इंपैक्ट शिफ्ट करेंगे तो उसका सीधा का सीधा दबाव जो है कहां पर जाकर के दिखेगा? तो उसका सीधा सीधा दबाव जो है आपको WPI और CPI पर जाकर के दिखेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर दिखेगा। और इन्फ्लेशन जैसे हाई होगा तो यह एक पॉलिटिकल इशू होगा और सरकार पर प्रेशर को क्रिएट करने में सहायक होगा। समस्या केवल क्वांटिटेटिव अवेलेबिलिटी की नहीं है। अगर आप जाकर के देखें, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर वेयर हाउसिंग सुविधा नहीं है, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज सुविधा नहीं है, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्रॉपर कूलिंग सिस्टम के साथ, तो वैसी स्थिति में प्रोडक्ट की, एग्रो प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रभावित होगी या नहीं? मतलब ग्राहकों को कीमत भी ज्यादा चुकानी होगी, उपभोक्ताओं को, और इंफीरियर क्वालिटी के उन्हें प्रोडक्ट भी मिलेंगे। अब बातें समझ में आ रही? तो अगर इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें इमीडिएट रिफॉर्म की जरूरत है? नहीं? और एग्रीकल्चरल सेक्टर में इमीडिएट रिफॉर्म करते हुए एक और एग्रीकल्चरल सेक्टर को मार्केट से जोड़े जाने की जरूरत है, दूसरी ओर एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के फ्लो को बढ़ाते हुए उसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और
उसके मॉडर्नाइजेशन को इंश्योर करना है, ताकि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली भी जो चैलेंजेज इमर्ज कर रहे हैं उन चैलेंजेज को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा सके। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो रिफॉर्म की जरूरत है, इस पर मुझे लगता कि हम सब सहमत हैं। इस पर किसान भी सहमत हैं और इस पर सरकार भी सहमत है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर रिफॉर्म की जरूरत है और रिफॉर्म के प्रश्न पर सहमति है तो यह आंदोलन क्यों हो रहे? आखिर इस आंदोलन का औचित्य क्या बनता है? आखिर इस आंदोलन के औचित्य को कैसे हम साबित करेंगे? तब मुझे लगता है यहां पर रुक करके थोड़े से सोचने की जरूरत है। रुक करके सोचने की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन प्रश्न यह उठता है रिफॉर्म की कीमत कौन चुकाएगा? प्रश्न यह उठता कि इस रिफॉर्म की कीमत किसको चुकानी चाहिए? इस रिफॉर्म की कीमत सरकार मतलब कॉरपोरेट को चुकानी चाहिए, कॉरपोरेट सेक्टर को चुकानी चाहिए, जिस कॉरपोरेट सेक्टर पर की नजर एग्रीकल्चरल मार्केट पर है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर को कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहा है और वह चाह रहा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को उसके लिए ओपन अप किया जाए, ताकि वह अपने बिजनेस संभावनाओं की उसमें जाकर तलाश कर सके और उन बिजनेस संभावनाओं को विस्तार प्रदान कर सके। दूसरा प्रश्न जो इमर्ज करता, इस रिफॉर्म की कीमत क्या किसान चुकाए? यह जो पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है, यह लड़ाई उसी बात की चल रही है कि रिफॉर्म की कीमत किसको चुकानी चाहिए। और इस पूरी की पूरी लड़ाई में अगर मुझसे पूछे तो किसान कमजोर स्थिति में, किसान कमजोर स्थिति में है और इस पूरी की पूरी लड़ाई में कॉरपोरेट मजबूत स्थिति में। मेरी समझ यह कहती है कि किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद अस्तित्व की इस लड़ाई में किसानों की हार तय है। बस इस चीज का फैसला होना वाकिफ है कि किसान ज्यादा खोएंगे या कम खोएंगे। यह रार जो आपको चल रहा है वो इसी चीज के लिए रार चल रहा है। आप अगर देखें तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और अस्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फार्म बिल के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाया जाता है टेम्पररी, और एक कमेटी फॉर्म की जाती है, 4 मेंबर कमेटी। उस 4 मेंबर कमेटी के एक मेंबर अशोक गुलाटी जी हैं। लंबे समय से अगर आप देखें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, लंबे समय से इंडियन एक्सप्रेस में वो लिखते रहे हैं और लंबे समय से एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिबरलाइजेशन की वो वकालत करते रहे। जब तीनों फार्म बिल पेश किए गए तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आलेख उन्होंने लिखा और उन्होंने इस मोमेंट को 1991 मोमेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर की संज्ञा दी। अर्थात भारतीय कृषि के लिए यह जो है, भारतीय कृषि के लिए 2020 के वर्ष का वही महत्व है जो महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 1991 का था। नहीं, अब इस 1991 मोमेंट के भी अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। हम जैसे लोग 1991 के मोमेंट को इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं कि 1991 के मोमेंट ने इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ को तो संभव बनाया, लेकिन वह जॉबलेस ग्रोथ था। और यह मैं कह नहीं रहा, सरकार के तमाम आंकड़े इस जॉबलेस ग्रोथ को अप्रूव करते हैं, इस जॉबलेस ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को अप्रूव करते हुए आते, एक्सेप्ट करते हुए आते। मैं ये बात नहीं कह रहा, गिनी कोफिशिएंट जो समाज में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को इंडिकेट करती है, गिनी कोफिशिएंट का
लास्ट 3 डिकेड के दौरान 0 to 1 के डायरेक्शन में मूव करना यह बतला रहा है कि 1991 के इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में 1991 के मूवमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने के बजाय इस डिस्पैरिटी को बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता, 1991 मोमेंट जो मतलब इंडियन इकोनॉमी का रहा, अगर आप देखें तो अगर 1991 मोमेंट इतना ही महत्वपूर्ण होता तो शायद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार को इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस का नारा नहीं देना पड़ता। उस मनमोहन सिंह को जो 1991 मोमेंट के सूत्रधार थी, 1991 के मोमेंट के लिमिटेशन को स्वीकार करते हुए बतौर एक प्रधानमंत्री उन्होंने 2004 में इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस का नारा दिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यह रियलाइजेशन उनका रहा कि आर्थिक सुधारों का चेहरा भले अमानवीय नहीं रहा हो, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो ह्यूमन फेस होने चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के फेसेज उतने ह्यूमन नहीं रहे। उसके ह्यूमन फोर्सेस फेस को कहीं ना कहीं जो है क्या किए जाने की जरूरत है, तो उसके ह्यूमन फोर्सेस को नए सिरे से बिल्डअप करने की जरूरत है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस का स्लोगन देते हुए उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के ओरिएंटेशन को रूरल इकोनॉमी की ओर ले जाने की कोशिश की, रूरल इकोनॉमी से कनेक्ट करने की कोशिश की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करने की कोशिश की। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 3 बिल पेश किए गए, इस मसले पर अब तक मैं 6 ब्लॉग लिख चुका हूं फार्म रिफॉर्म के मसले पर, और काफी डिटेल में हमने लिखा है, विथ फैक्ट एंड फिगर लिखा है। और फैक्ट एंड फिगर ऑफ इंडिया वाला नहीं, ऑफ इंडिया जो कि फर्जी न्यूज और फर्जी डाटा क्रिएट करती है और उस फर्जी न्यूज और फर्जी डाटा के कंटेक्स्ट में बात करती, मैं उसके कंटेक्स्ट में नहीं बात कर रहा। मेरे बड़े सिंपल 2-3 प्रश्न हैं जिस प्रश्न के उत्तर अब तक किसी ने मुझे नहीं दिए, जो प्रश्न लगातार मैंने उन लोगों से पूछे जो फार्म बिल के पक्ष में खड़े। पहला प्रश्न मेरा यह रहा कि 2006 में बिहार में कृषि मंडियां भंग की गई। वे सारे तर्क 2006 में दिए गए थे कृषि मंडियों को भंग करते हुए, जो तर्क आज इन 3 फार्म एक्ट के पक्ष में दिए जा रहे हैं। एक फार्म एक्ट जिसका संबंध है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से जाकर के जुड़ता, और जो रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल मंडी के पैरेलल जो है वह एक ऐसे मार्केट को क्रिएट करता है जिस मार्केट में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की खरीद और बिक्री हो सके, सेल और परचेज हो सके। किसानों के पास विकल्प होगा कि वे जो रेगुलेटेड सरकारी मंडियां हैं, अगर वे अपनी फसलों को वहां बेचना चाहते तो वहां पर बेचें, और अगर वो चाहें तो निजी क्षेत्र के हाथों रेगुलेटेड मंडियों से बाहर फसलों को बेचना चाहते तो वो वहां बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन यह ध्यान रखेंगे, इसके जरिए जो है एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है फ्रीडम का। क्यों मैं इल्यूजन की बात कर रहा, इसकी चर्चा थोड़ी देर में करूंगा। तो एक रेगुलेटेड मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों के लेन देन को परमिट करता है। दूसरा बिल जो है अगर आप देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को परमिट करता है, और तीसरा बिल जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसको डाइल्यूट करता है। ये 3 प्रोविजन है। मेरा पहला प्रश्न है कि इन तीनों के पक्ष में वे सारे तर्क दिए गए जो बिहार में एपीएमसी मंडियों को भंग करते समय दिए गए। सवाल यह उठता है कि क्या हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के
उन्होंने भी फार्म बिल को सपोर्ट किया है। क्या उनको जनता के सामने फार्म बिल को सपोर्ट करते हुए वह आंकड़ा नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो आंकड़ा यह बतलाता हो कि पिछले 14 वर्षों के दौरान कृषि मंडियों को भंग किए जाने का बिहार के किसानों को क्या लाभ मिला और कितना लाभ मिला, किसानों की आय पर उसका क्या असर पड़ा है? क्या अब किसानों को फसल की ऊंची कीमतें, बेहतर कीमतें मिल रही हैं? क्या उनको इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि इस सीजन में, यह बात मैं आपको जून के आसपास की कह रहा, किसानों को 1850 रुपये एमएसपी के बावजूद अपने मक्के को 900 प्लस माइनस प्रति क्विंटल की दर पर बेचना पड़ा। उस पूरी पट्टी में बेगूसराय से लेकर अररिया पूर्णिया तक चले जाए, वो पूरी की पूरी पट्टी है जहां पीले मक्के की खेती होती है, जिसको येलो गोल्ड कहा जाता। 900 से 800 भी बिका है, 850 भी बिका है, 900 भी बिका है, 1000 भी बिका है। क्या यह बेहतर कीमत है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि कृषि मंडियों के भंग होने के बावजूद 2015-16 से आज तक गेहूं की बाजार कीमतें एमएसपी की दर से 2 से 3 रुपए प्रति किलो कम रही है और 2 से 3 रुपए प्रति किलो की दर पर गेहूं को किसानों को बेचना पड़ा। क्या सरकार को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि पिछले जो अल्टरनेटिव मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो मैकेनिज्म क्रिएट करने का प्रयास किया गया पैक्स के जरिए, व्यापार मंडल के जरिए, क्या सरकार को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि कार्टेलाइजेशन को आधार बना करके, कार्टेलाइजेशन जिसके जरिए कुछ आढ़तियों ने पूरे के पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया और पूरे के पूरे बाजार को मैनिपुलेट करना शुरू किया, जिसके आधार बना करके कृषि मंडियों, रेगुलेटेड कृषि मंडियों को भंग किया गया, तो क्या ये इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि उसी कार्टेलाइजेशन का शिकार व्यापार मंडल भी है और उसी कार्टेलाइजेशन का शिकार जो है वह कहीं ना कहीं पैक्स भी है? और यह बात मैं नहीं कह रहा, नेशनल अप्लाइड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी यह बात कह रही है, जिस पर हमने अपने ब्लॉग में विस्तार से चर्चा की। तो पहला प्रश्न मेरा बिहार के कंटेक्स्ट में है, और मैं आपको बतला दूं कि जब से कृषि मंडियां भंग हुई हैं तब से लेकर अब तक गेहूं या मक्का एक भी सीजन ऐसा नहीं रहा है जब खुले बाजारों में बिक्री गेहूं मक्का या धान की जो हुई हो वो एमएसपी के दर पर हुई हो। या तो हुआ है एमएसपी के 90% से 100% के बीच रहा, या अधिकांश वर्षों में वो 90% से भी नीचे रहा है, जिसके संदर्भ में टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 जनवरी को विस्तार से एक लंबा आलेख आया जिसमें यह दिखाया गया कि एपीएमसी मंडियों के भंग होने के पहले बिहार में जो है किसानों को जो कीमत मिल रही थी उसकी क्या स्थिति थी, और एपीएमसी मंडियों के भंग होने के बाद से 2016-17 तक बिहार को किसानों की मक्के की, धान की, वहां धान और इसके कंटेक्स्ट में चर्चा है, गेहूं के कंटेक्स्ट में चर्चा है, उसकी क्या स्थिति है? क्या यह सच नहीं कि सरकार जानबूझकर एमएसपी की दर पर गेहूं, मक्के या धान की खरीद में निर्णय में विलंब करती है, और कहीं ना कहीं एमएसपी की खरीद का जो भी लिमिटेड मैकेनिज्म था वो कोलैप्स कर चुका है बिहार में? तो एक प्रश्न ये बिहार सरकार से। दूसरा प्रश्न इन सुधारों के कंटेक्स्ट में जो इमर्ज करता, मैं 2016 की चर्चा करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट को इंट्रोड्यूस किया और ऑनलाइन ई नेम के नाम से जो है एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और जब ई नेम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उस समय भी यही तर्क दिए गए जो तर्क आज दिए जा रहे हैं
कि अररिया के सुदूर गांव में बैठा किसान जो है, अगर वो चाहे तो महाराष्ट्र के कारोबारी के हाथों अपने फसलों को बेच सकता है, उसको बेहतर कीमत मिलेगी। उस समय भी ये तर्क दिए गए। मेरा प्रश्न यह उठता कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को यह नहीं बतलाना चाहिए कि 2016 से 2020 तक ये जो 4 वर्षों की अवधि रही, उसमें ई नेम ने किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत की दिलवाने की दिशा में क्या और किस हद तक सफलता पाई है? उसका सक्सेस रेशियो क्या है? उसका एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर इंपैक्ट क्या है? कितने किसान उससे लाभान्वित हुए? इसका जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं? एंड एट द सेम टाइम, अगर 2016 के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 2016 में एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। कृषि मंडियों, रेगुलेटेड सरकारी कृषि मंडियां जो हैं, इसके पैरेलल, इसके समानांतर प्राइवेट मंडियों के, प्राइवेट एग्रीकल्चरल मंडी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और यहां पर मेरा प्रश्न है कि सरकार को इस बात का भी जवाब, भरोसा तो वहीं से पैदा होगा ना। निश्चित तौर पर सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 2016 से 2020 तक प्राइवेट मंडी के जिस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, वो कहां तक सक्सेसफुल रहा, उसने कितने निवेश आकर्षित किए, उसने एग्रीकल्चरल सेक्टर के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया। और अगर यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फेल किया तो क्यों फेल किया, इस बात की भी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। भरोसा कहीं आसमान से पैदा नहीं होता, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इस पूरे कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो जो प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पूरा का पूरा कंसेप्ट फेल कर गया। क्यों जानते हैं? और जिन कारणों से प्राइवेट मंडियों का कंसेप्ट फेल किया, मेरी बातें याद रखिएगा। आज से 5 साल 7 साल बाद बात करूंगा मैं आपसे। उन्हीं कारणों से भले ही वर्तमान कृषि सुधार अधिनियम एपीएमसी मंडियों को भंग नहीं करते, भले ही वो एमएसपी को खारिज नहीं करते, भले ही सरकार आश्वासन दे रही हो कि ना एपीएमसी मंडियों को भंग किया जाएगा और ना ही एमएसपी को ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, एपीएमसी मंडियां भी इररिलेवेंट होंगी और एपीएमसी मंडियां इररिलेवेंट होंगी तो एमएसपी तो इररिलेवेंट होगा ही होगा। पूछेंगे क्यों? तो इसके पीछे रीजन यह है कि वो प्राइवेट मंडियों का कॉन्सेप्ट जो है वो फेल कर गया, क्योंकि उन प्राइवेट मंडियों में वे दोनों शुल्क लिए जाते जो रेगुलेटेड सरकारी मंडियों में लिए जाते थे। नियर अबाउट 6% के आसपास मंडी शुल्क लिया जाता था, जो मंडी शुल्क राज्य सरकार के पास जाता था, और जिस मंडी शुल्क का इस्तेमाल जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किया जाता था। अकेले पंजाब सरकार को करीब करीब 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ की सालाना राशि मंडी शुल्क के रूप में मिलती है, और जिस मंडी शुल्क का इस्तेमाल महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, पंजाब की सरकार के द्वारा जो है एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए वहां पर किया गया, और वो स्पेशली रूरल एरिया में। अब प्रश्न यह उठता कि मंडी शुल्क सरकारी मंडियों में भी लगता, निजी मंडियों में लगता। 2% 2.5% के आसपास आढ़तिये का जो शुल्क होता वो सरकारी मंडियों में भी लगता, निजी मंडियों में भी लगता। लेकिन इसके अलावा भी निजी मंडियों में एक शुल्क लगता, क्योंकि निजी मंडियों में निजी निवेश किया जा रहा, और निजी निवेशक या कॉरपोरेट गायदान करने के लिए नहीं आ रहे। सिंपल सी चीज, वो वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनको प्रॉफिट मिलेगा, और इसके मद्देनजर उनको अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति दी गई। और इस अतिरिक्त शुल्क के कारण
प्राइवेट मंडियों में लेन देन महंगा होता और सरकारी मंडियों में लेन देन सस्ता होता। स्वाभाविक है कि किसान से लेकर कारोबारियों का रुझान किसकी ओर होता, जहां पर उनको ट्रांजैक्शन सस्ता पड़ता। और अगर इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे तो पूरा का पूरा निजी मंडी का कंसेप्ट फेल कर गया। और आज के कंटेक्स्ट में देखें, एग्रो मार्केटिंग के संदर्भ में जो रिफॉर्म किए गए हैं, वह रिफॉर्म क्या कहता है? वह रिफॉर्म कहता है कि जो रेगुलेटेड सरकारी मंडियां हैं उसके बाहर भी कृषि उत्पादों की लेन देन संभव हो सकेगी, किसानों के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की जा सकेगी और उस पर उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। अगर कृषि मंडियों के, सरकारी कृषि मंडियों के बाहर जो सेल परचेज होगा वो विदाउट एनी ट्रांजैक्शन फी होगा, तो उसी स्थिति में सरकारी कृषि मंडियों में लेन देन महंगा होगा या नहीं होगा? और अगर सरकारी कृषि मंडियों में लेन देन महंगा होगा तो उन्हीं कारणों से सरकारी मंडियां इररिलेवेंट होती चली जाएंगी या नहीं, या जिन कारणों से 2016 से 2020 के दौरान प्राइवेट मंडियां इररिलेवेंट होती चली गई। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात अगर आप देखें, शांता कुमार पैनल की रिपोर्ट को देखें, शांता कुमार पैनल की रिपोर्ट क्या कहती है। बात इतनी नहीं है, बात यह है कि आईएमएफ की रिपोर्ट जो भारत के कंटेक्स्ट में है, आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है, उस रिपोर्ट को जाकर के देखें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की ओर बढ़ता हुआ ओरिएंटेशन किस ओर इशारा करता है, उसको जाकर के देखें। नेक्स्ट अगर यहां से मूव करें तो एफसीआई लास्ट 2 डिकेड के दौरान अगर देखें तो एफसीआई सैंक्शन पोस्ट जो है 78,000 से घट करके 41,000 के आसपास रह गए। सैंक्शन पोस्ट 2000-2020 के बीच। और अगर उसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो जो रियल वर्क फोर्स एफसीआई से जुड़ा हुआ है वो 42,000 से घट करके आज 20 से 21,000 के बीच रह गया है। क्या आपको लगता है कि एफसीआई का जो मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है, अगर एफसीआई का स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म कमजोर पड़ेगा तो क्या आपको यह लगता है कि एपीएमसी मंडियां और एमएसपी का मैकेनिज्म इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा? यह प्रश्न अहम है। मैं इस बात को स्वीकार करता कि एमएसपी के अपने लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि लिमिटेशन नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता कि एमएसपी अगर आप देखें तो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं जिसको लेकर के बायस्ड है। यद्यपि एमएसपी 22 फसलों के संदर्भ में एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन अगर आप देखें तो मुश्किल से 3-4 फसल, गेहूं, चावल, धान, कपास, इन 3 के संदर्भों में और कुछ जगहों पर कुछ और। अदरवाइज एमएसपी का मैकेनिज्म इररिलेवेंट। गन्ना चूंकि एमएसपी के दायरे में नहीं आता, उसके लिए एफआरपी होता है, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। नहीं तो अगर देखें, गन्ना भी जोड़ लें तो केवल 4 क्रॉप्स हैं जिनके कंटेक्स्ट में एमएसपी या एफआरपी का मैकेनिज्म इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा। तो क्रॉप बायसनेस एमएसपी में है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्री क्रॉप्स पर इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर समस्या है तो समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी ना। समस्या अगर है तो उस समस्या को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। समस्या का यह मतलब तो नहीं है कि हम उसको ही समाप्त कर दें। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा, अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एमएसपी का लाभ, एमएसपी का एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। और अगर आप गौर करें तो जब तक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म का सपोर्ट नहीं मिलेगा एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को जब तक खरीद नीति
और खरीद अवसंरचना, खरीद तंत्र का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक एमएसपी मैकेनिज्म इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि अगर गेहूं और धान के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो पारंपरिक रूप से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ मिला। और हाल के वर्षों की बात करूं तो हाल के वर्षों में कुछ नए प्लेयर को जोड़ ले, गेहूं में एमपी को आप जोड़ ले, चावल में छत्तीसगढ़ को जोड़ ले और उधर उड़ीसा को जोड़ ले। ये 7 राज्य हैं जो प्राइमरली गेहूं और चावल के एमएसपी मैकेनिज्म से सबसे अधिक लाभान्वित हुए। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आईआईटी से संबद्ध इकोनॉमिस्ट रितिका खेरा ने डिटेल स्टडी करके बतलाया है कि एमएसपी के संदर्भ में जो कई धारणाएं, मिसपरसेप्शन से है कि इसका लाभ धनी और समृद्ध किसानों को ही मिलता, यह मिसपरसेप्शन है। एलोंग विथ डाटा चले जाए मेरे ब्लॉग पर, वो डिटेल में मौजूद है, डिटेल में हमने उसकी चर्चा की। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो मुझे लगता कि एमएसपी को लेकर के किसानों की चिंताएं जायज हैं। एक दूसरा, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान निश्चित तौर पर इस बिल के अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रहा है उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यह एक पक्ष है, यह एकमात्र पक्ष नहीं है। यह एक पक्ष है, यह एकमात्र पक्ष नहीं है। इसका एक दूसरा भी पक्ष है, और इसका दूसरा पक्ष यह है कि नेशनल कैपिटल दिल्ली के करीब होने के कारण और नेशनल कैपिटल दिल्ली के सीधे सीधे प्रभावित होने के कारण पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को एक्सपोजर, मीडिया का एक्सपोजर कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रहा है, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बेल्ट से आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये सबसे अधिक लाभान्वित हुए। यहां पर जोते के आकार को जाकर के देखें, मध्यम और धनी श्रेणी के किसानों के अनुपात को देखें कुल किसानों में। अगेन अगर आप मूव करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने यहां पर धनी और समृद्ध किसानों के एक ऐसे वर्ग के उभार को यहां पर संभव बनाया है, जो वर्ग जो है वह कहीं न कहीं क्या है तो जो वर्ग जो है वह कहीं ना कहीं अपने हितों को लेकर सजग है। जो वर्ग जो है वह कहीं ना कहीं जो है वह राजनीति, स्थानीय स्तर की राजनीति में प्रभावशाली है, और स्थानीय स्तर की राजनीति में प्रभावशाली होने के कारण इस वर्ग ने यह इंश्योर किया कि एमएसपी नीति को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म और प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का खरीद तंत्र और खरीद अवसंरचना का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट हर हालत में मिले। और यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो विशेष करके पंजाब, हरियाणा के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यहां के किसानों को केवल एमएसपी नहीं मिलता रहा, एमएसपी के अलावा वहां की राज्य सरकारों ने साल दर साल उन्हें प्रति क्विंटल कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 150 रुपए तक का बोनस देने का काम किया। और लास्ट बिंदु कहूंगा कि यह वह बेल्ट है जिस बेल्ट के किसान जागरूक हैं, यह वह बेल्ट है जिस बेल्ट के किसान संगठित हैं, यह वह बेल्ट है जिस बेल्ट के किसानों में एक मोबिलाइजेशन आरंभ से दिखाई पड़ता। हरियाणा में अगर आप जाकर के देखें, तो हरियाणा में आपको तीनों लाल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, ये तीनों बड़े जाट नेता जो हैं ग्रामीण कृषक पृष्ठभूमि से आते रहे और उन्होंने फार्मर्स के मोबिलाइजेशन में अहम रोल प्ले किया। वेस्टर्न यूपी में चले जाएं, चौधरी चरण सिंह चले जाएं, चौधरी चरण सिंह को देखें। वेस्टर्न यूपी में चले जाएं तो वेस्टर्न यूपी में आपको महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने किसान आंदोलनों का लंबे समय तक नेतृत्व किया है।
पंजाब में चले जाएं तो पंजाब में अगर आप चले जाएंगे तो अकाली दल से लेकर के कांग्रेस तक, इनमें देखें एक से एक बड़े किसान के नेता हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं फार्मर्स को, किसानों को मोबिलाइज करने की कोशिश की और कृषक आंदोलन का वहां लंबा इतिहास रहा। बिहार में अगर आप चले जाएं तो आजादी के पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद कर लें। आजादी के बाद से अब तक एक भी किसान नेता का बतला दे और एक भी पीजेंट मोबिलाइजेशन का उदाहरण देकर के बतला दे। क्यों? इसलिए क्योंकि बिहार में 65% ग्रामीण परिवार लैंडलेस फार्मर है, भूमिहीन हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं। और अगर कृषि जनगणना 15-16 के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 91.2% फार्मर जो है मार्जिनल हैं, अर्थात जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। और अगर इसके साथ स्मॉल को भी जोड़ दूं, अर्थात 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के अनुपात को देखें तो 96.6% किसान आइदर स्मॉल हैं और मार्जिनल फार्मर की श्रेणी में आती। वहां तो सरप्लस प्रोडक्शन की संभावनाएं ही सीमित है। वो तो डे बाय डे के जद्दोजहद में लगे हुए हैं ना वो। और वैसे भी देखेंगे वो पॉलिटिकली ज्यादा कॉन्शियस हैं, इसलिए वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय इसके आधार पर वो विभाजित हैं। उनके लिए उनकी किसान वाली आइडेंटिटी जो है, उनकी पीजेंट वाली आइडेंटिटी उनके लिए मायने नहीं रखती। कभी भी उन्होंने उस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करने की कोशिश नहीं की और इसलिए उनके एजेंडे को, उनके मसले को कभी भी राजनीति में महत्व नहीं मिला। हाउ कैन वी ओवरलुक दिस? तो यहां पर जो चीजें मुझे समझ में आती, यहां पर अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखें मुझसे अगर पूछे तो मैं रिपीलिंग ऑफ फार्म लॉ के पक्ष में नहीं हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा, क्योंकि मुझे लगता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जरूरत है। आवश्यकता रिपीलिंग की नहीं है, आवश्यकता जो कंसर्न है उस कंसर्न को रिजॉल्व करने की। और दूसरी बात, एज ए स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के छात्र होने के नाते मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि सड़क पर खड़े होकर कानून का निर्माण नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। यह बात तब भी मैंने कही थी जिस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था। जब लोकपाल को लेकर, लोकपाल का स्वरूप कैसा होगा, अन्ना के आंदोलन, जिस अन्ना के आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस की बैकिंग थी और जो सड़कों पर बैठकर यह निर्धारित करना चाह रही थी कि लोकपाल को लेकर संसद जो कानून बनाए उस कानून का स्वरूप क्या होगा, उस समय भी मैं उसके विरोध में था। और अब जब किसान सड़कों पर बैठकर जो है वैधानिक समस्या का हल निकालना चाह रहे तो मैं उसके भी विरोध में हूं। उस समस्या का हल जब भी निकलेगा तो संसद के रास्ते से होकर निकलेगा और संसद के रास्ते से होकर निकलना चाहिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें तात्कालिक समस्या के हल के लिए हम दीर्घकालिक हितों से समझौता नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा। तो पहली चीज जिसकी जरूरत है कि अगर आप एग्रीकल्चरल मंडियों के बाहर लेन देन को परमिट कर रहे हैं, कीजिए, निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए, बट 2 चीजों को इंश्योर करें। एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए का मतलब यह कि अगर रेगुलेटेड सरकारी मंडियों में अगर मंडी शुल्क लग रहे हैं, आढ़तिये के शुल्क लग रहे हैं, तो यह शुल्क उसके बाहर भी लगने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह इनइक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा और उस स्थिति में उसका खामियाजा देर सवेर किसानों को भुगतना होगा। जरा आज पता कर लें कितने आक्रामक तरीके से बिहार ही नहीं
भारत के विभिन्न हिस्सों में धान की खरीद चल रही है, कितने आक्रामक तरीके से। लेकिन जरा पिछले 2 साल 3 साल के डाटा को लेकर के देखें, पूरे बिहार में एमएसपी पर कितने धान की खरीद हुई। इसलिए आक्रामक खरीद हो रही है कि दिल्ली का असर जो है और जगहों पर ना दिखे। हो सकता है आज कृषि मंडियों के बाहर जो लेन देन हो, प्राइवेट प्लेयर्स उनको बेहतर कीमत देने के लिए तैयार हो जाए, और वो बेहतर कीमत तब तक देते रहें जब तक कि एपीएमसी मंडियां इररिलेवेंट नहीं हो जाती। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि एमएसपी से कम पर लेन देन सरकारी मंडियों के बाहर भी ना हो। और मुझसे पूछेंगे तो नो वर्बल एश्योरेंस, इसलिए वर्बल एश्योरेंस का कोई मतलब नहीं होता और सरकार लिखित एश्योरेंस दे रही है उसका भी कोई मतलब नहीं होता। आज मूल समस्या है सरकार और किसानों के बीच भरोसे का अभाव। 2015 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। जब तक मैं हूं तब तक रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे की क्या दशा है 2019-20 तक आते आते पता कर ले। कोविड के नाम पर सारी चीजें चल रही हैं सिवा रेलवे के और सारी चीजें फंक्शन कर रही हैं। और अगर रेलवे सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि रोडवेज पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा है, वह कोविड के प्रेशर को और बढ़ाने में सहायक होगा? इसके पीछे का खेल क्या है यह आप लोग जाने। तो मेरा यह कहना है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाना और मंडी के बाहर होने वाले लेन देन को भी रेगुलेट करना और एमएसपी को लेन देन का आधार बनाया जाए। यद्यपि उसके कंटेक्स्ट में देखें तो उसके अपनी तकनीकी पहलू भी है, तकनीकी समस्याएं भी हैं वहां पर, नहीं है ये बात नहीं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को आवश्यकता साल में 6,000 रुपये किसान मान निधि की नहीं है। इस बात को समझें, देर सवेर हमें इस बात को समझना होगा। इस किसान मान निधि से वे लोग ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं जिनका किसान और किसानी से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक किसान और किसानी से लेना देना नहीं, जो अपनी जमीन पर खेती नहीं करते। जो आप लोग अक्सर यूज करते फ्रीवीज और मुफ्तखोरी, किसानों को मुफ्तखोरी नहीं चाहिए। किसानों को उनके फसल की उचित कीमत दिलवा दें, किसानों को उनके फसल की कीमत उचित कीमत मिले, इस चीज को इंश्योर किया जाए। किसानों के लिए इतना काफी होगा, यह 6,000 60,000 में तब्दील हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो दो कंटेक्स्ट, और ये बातें मैं नहीं कह रहा, मैं विथ रेफरेंस आपसे बात करना चाहूंगा। मैं कोट करना चाहूंगा सोमपाल शास्त्री जो कृषि मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। सोमपाल शास्त्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये बिल, तीनों बिल जो हैं जल्दबाजी में तैयार किए गए हैं और इस बिल की अपनी विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि मूल समस्या है सरकार और किसानों के बीच भरोसे का अभाव है। किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, और किसानों को सरकार पर भी भरोसा नहीं है, बल्कि अब तो आलम यह है कि किसानों को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। कोर्ट आज से नहीं, जो काम सरकार किसानों को दबाव में ला करके नहीं करवा सकी, अब वो काम वाया कोर्ट करने की कोशिश हो रही है। और विथ ड्यू रेस्पेक्ट ये बातें करना चाहूंगा, आखिर क्या कारण है कि जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी के 4 में 4 सदस्यों ने खुलकर के फार्म बिल का समर्थन किया है, खुलकर के समर्थन किया, उसके पक्ष में बैटिंग की है। लगातार न्यूज़पेपर में आलेख
मिलते रहे। अब तो देखेंगे 4 में एक ने रिजाइन भी कर दिया है, विड्रॉ कर लिया अपना नाम। तो सवाल है यहां पर यह उभर कर सामने आता कि भरोसा कहां से आखिर हो, भरोसा पैदा कैसे होगा जब सारे के सारे लोग वही होंगे कमेटी में। तब बस फर्क इतना आएगा कि पहले सरकार किसानों से मिलकर के अपनी बातों को समझाने और अपनी बातों को थोपने की कोशिश में लगी हुई थी। सरकार अपने रुख पर अड़ी थी, किसान अपने रुख पर अड़े थे। अब सरकार वो काम खुद न करके कमेटी के इन 4 सदस्यों के माध्यम से करवाना चाह रही है। यह एक अहम प्रश्न है, और प्रश्न केवल यही अहम नहीं है, इससे इतर भी अहम प्रश्न है। कमेटी की संरचना के साथ साथ अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार ऐसे मामले आए। इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता को लेकर जो मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दूसरा मसला मैं रेफर करना चाहूंगा सीएए के डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन को लेकर के जो मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अनुच्छेद 370 के अमेंडमेंट को लेकर के जो मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया 370 को लेकर। और चौथा, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है और उस रीऑर्गेनाइजेशन के क्रम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, ऐसे मसले जो आए, ऐसे मसले जो सेंसिटिव हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिबेटेबल मसले, डिस्प्यूटेबल मसले हैं, ऐसे तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाया। ऐसे मसलों को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं समझी। और इवन फार्म बिल पर जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ था, उस केस में सेंटर की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था और उसे फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट बतलाया गया। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वह स्टेट लिस्ट का विषय है, और इस आधार पर फार्म बिल की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया। लेकिन फार्म बिल की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साधी और तात्कालिक रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रोच यहां पर अपनाया एडहॉक बेसिस पर, वह अप्रोच यह अपनाया कि एक कमेटी गठित की गई। क्या कमेटी के गठन की मांग की गई? क्या वहां पर कमेटी के गठन की मांग की गई थी? क्या इस पूरे के पूरे मसले पर जो किसान आंदोलनरत हैं, किसान संगठन, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को सुनने की कोशिश की? क्या उनसे विचार विमर्श करने की जरूरत समझी? और आज जब उस कमेटी को फॉर्म किया जा चुका है और किसानों ने उस कमेटी के समक्ष उपस्थित ना होने का निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की वैलिडिटी क्या रह जाती है? सुप्रीम कोर्ट का वह सम्मान कहां चला जाता? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। नंबर 2, दूसरा प्रश्न जहां पर मैं आऊंगा वह आऊंगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल को लेकर के। हाँ सर, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैंने ये नहीं कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब अगर प्रश्न उठ रहे हैं। एग्रीकल्चर अगर स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ, तो इससे पहले भी तो जवाहरलाल नेहरू ने बिल बनाया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। हाँ, तब तो वो भी इनवैलिड होना चाहिए। क्या? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो शुरू में बना था, हाँ, तो वो भी तो इसके परव्यू में आता है कि क्या स्टेट सब्जेक्ट है। अब एक बात बतलाइए, स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट का जो डिवीजन हुआ है, उस डिवीजन का पूरा डेफिनेशन क्या है? जो जो स्थानीय स्तर के कारोबार हैं, जो स्थानीय स्तर के कारोबार हैं और जो इंटर स्टेट ट्रेड है, क्या दोनों के संदर्भ में एक सी स्थिति दिखाई पड़ती? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, नेचर ऑफ प्रॉब्लम को समझे, कॉम्प्लेक्सिटी को समझे। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहा है, जहां पर फेडरल फोर्सेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी सक्रिय हैं और जहां पर फोर्सेज ऑफ
सेंट्रलाइजेशन भी सक्रिय है। अगर प्रॉब्लम के नेचर लोकल होंगे तो उस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करने के लिए लोकल स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी होगी, और अगर नेचर ऑफ प्रॉब्लम नेशनल होगा तो उसके लिए नेशनल स्ट्रेटजी को ड्रॉ आउट करना होगा। इस कंप्लेक्सिटी को समझा जाए। दूसरा, इस कंप्लेक्सिटी को समझा जाए, इस कंप्लेक्सिटी को समझा जाए कि अगर कोई मसला आइदर वो कंकरेंट लिस्ट में आता है और स्टेट लिस्ट में आता है, और अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि यूनियन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस दिशा में, लेजिस्लेशन की दिशा में पहल करनी होती, तो इसके लिए आवश्यक है कि स्टेट को भरोसे में लिया जाए, स्टेट को भरोसे में लिया जाए। प्लस जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया, वो एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट, स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी यह दी गई कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से उसको लागू करें, और स्टेट ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसे मॉडिफाई करते हुए लागू किया, करने का प्रयास किया। नंबर 3, यह भ्रामक धारणा है। इस फार्म लॉ के पीछे एक जो तर्क दिया जा रहा, वन नेशन वन मार्केट, दरअसल ये फार्म एक्ट जो है वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन नेशन टू मार्केट के कंसेप्ट पर आधारित है। एक मार्केट जो सरकारी मंडियां क्रिएट करेंगी, और दूसरा मार्केट जो सरकारी मंडियों के बाहर क्रिएट होगा। तो ये पूरा का पूरा वन नेशन वन मार्केट का थॉट ही यहां पर आकर के डिफेक्टिव हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो एक ठेठ देसी में कहावत है, सान में जन्मल रे गिदौर भादो में अले रे बाहर त कहलक बाप रे बाप एहन बाहरे नहीं देखती। मतलब समझ में आई? नहीं? श्रावण के महीने में जो है गीदड़ का जन्म हुआ और भादो में बाढ़ आ गई। तो गीदड़ ने कहा बाप रे बाप, ऐसी बाढ़ तो अब तक जिंदगी में नहीं देखी। अरे गीदड़, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? जुम्मा जो है 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, मैक्सिमम 60 दिन जन्म के हुए होंगे। नहीं, ये जो धारणा है नो भूतो नो भविष्यति वाली, तो आप उठा लें 2000 के आसपास से लेकर के अब तक जितनी सरकारें रही, फेज वाइज मैनर में उन्होंने एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन अप करने का काम किया। एपीएमसी एक्ट की जगह पर मॉडल एपीएमसी एक्ट को लाया गया, डायरेक्ट सेलिंग को परमिट किया गया, और डिफरेंट राज्यों में देखेंगे ऐसे अपने अपने डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट इमर्ज करते हुए आते, जहां कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेज कर सके और प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथों फसलों को बेच सके। तो ये जो पूरी की पूरी धारणा है ना, ये पूरी की पूरी धारणा ही डिफेक्टिव है कि ऐसा पहले हो रहा है। यही प्रश्न तो हमने उठाया कि ई नेम तो 2016 में क्रिएट किया गया, तो ई नेम के बेनिफिट क्या मिले अब तक, और ई नेम के बेनिफिट क्यों नहीं मिले अभी तक? नहीं, हम जजमेंट देने वाले नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर क्वेश्चन। मैं भी तो वही कह रहा हूं, सारी बातें आपके सामने रखी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय जो लाया गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो अभी लाया जाए, ऐसा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंजेस की जरूरत नहीं थी। ऐसा कहा जा सकता है कि किसी प्रकार के चेंज की जरूरत नहीं थी। उस समय जो है फूड स्कार्स नेशन के रूप में हमारी पहचान थी। आज हम फूड सरप्लस नेशन के रूप में हमारी पहचान है। तो चेंजेस की तो रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन वो चेंजेस विथ प्रिकॉशन और विदाउट प्रिकॉशन। आलू का पूरा स्टॉक होता हमारे पास, और तब भी आलू 60 रुपये और 70 रुपये किलो बाजार में बिक रहा होता, स्टॉक में मौजूदगी के बावजूद। प्याज का पूरा स्टॉक होता,
₹2 किलो भी प्याज बिकता है, और तब भी पटना के बाजार में प्याज जो है 50 और 60 के रेट में किलो बिक रहा होता। प्रश्न यहां पर यह इमर्ज करता हुआ आता कि जिन बिचौलियों को टारगेट किया जा रहा, आढ़तियों को, जरा जाकर के सुने 2012 में उन्हीं आढ़तियों के पक्ष में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा, अरुण जेटली जी ने क्या कहा। और उनको भूल जाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ई नेम को इंट्रोड्यूस करते हुए और प्राइवेट मंडियों के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए आढ़तियों के बारे में क्या कहा। आज अचानक से आढ़तियों को, मिडलमैन को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। कंटेक्स्ट यह है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, यह डिसाइड करने की ऑथोरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया जा रहा है तो उसके पीछे वैलिड पॉइंट हैं, उसके पीछे वैलिड पॉइंट हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जब ईसीए को उस समय फॉर्म किया गया था तो उस समय के घटनाक्रम क्या थे, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन का लेवल क्या था, क्या इससे हम और आप परिचित हैं? नहीं है ना। और अगर उससे परिचित नहीं है, और आज सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन का क्या लेवल है, बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अब जैसे एक एग्जांपल अभी मैं चर्चा कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अब ऑटोमेटिकली आप देखें, नीड ऑफ रिफॉर्म की चर्चा करते हुए हमने आपको कहा कि अगर जोतों का आकार छोटा है, नहीं तो अब चकबंदी तो काम नहीं करेगी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड तो अब काम नहीं करेगा, वो कॉन्सेप्ट तो फेल कर गया। नहीं तो कंसेप्ट अगर वो फेल कर गया तो किसी न किसी फॉर्म में हमें उस दिशा में पहल करनी होगी, और अगर किसी न किसी फॉर्म में उस दिशा में हमें पहल करनी होगी, नहीं तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग का फॉर्म हो सकता। एक दूसरा हो सकता, आज अगर आप जाकर के देखें, अमूल काम कर रहा है ना डेयरी इंडस्ट्री में कोऑपरेटिव मॉडल पर, नहीं बिहार में सुधा का कोऑपरेटिव मॉडल काम कर रहा है ना, उसके अपने लिमिटेशन हो सकते, उसके अपने पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते, लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो वह कोऑपरेटिव मॉडल काम कर रहा है, और वह कोऑपरेटिव मॉडल टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल है। तो क्या उस कोऑपरेटिव मॉडल को एग्रीकल्चरल सेक्टर के जिस चैलेंजेस की चर्चा हमने यहां पर की, क्या उस चैलेंजेस को रेस्पॉन्ड करने के लिए क्या उस कोऑपरेटिव मॉडल को एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता? कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। एक, काम बिगाड़ा 3 अगर मगर लेकिन, वेट, काम बिगाड़ा 3 अगर मगर लेकिन। कुछ देर में जब चर्चा करना शुरू करूंगा तो यह तर्क आएगा इसमें सरकार की क्या गलती है, नीतियां प्रभावी तरीके से अगर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं तो उनका प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। नहीं तो यहां शुड बी का कोई वैल्यू नहीं है, जो रियलिटी है रियलिटी के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। एफपीओ इज ए गुड कंसेप्ट, एफपीओ एक अच्छी अवधारणा है, लेकिन ग्रामीण समाज की संरचना को ध्यान में रखते हुए अब आप ये सोचिए कि वो एफपीओ कितने इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। किसानों की जागरूकता के स्तर को ध्यान में रखते हुए तब ये देखिए कि वो एफपीओ कितने इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। आवश्यकता यहां पर यह है कि बॉटम अप अप्रोच और टॉप बॉटम अप्रोच के बीच जो है एक कोहेरेंस को इंश्योर किया जाए। जब तक बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच के बीच एक कोहेरेंस को हम इंश्योर नहीं करते, बातें ये स्पष्ट हुई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आपने प्रोविजन को किया,
नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उस प्रोविजन में क्या आपने इस बात को ध्यान में रखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कंटेक्स्ट में अब तक जो प्रयोग हुए हैं, जहां जहां, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात पहली बार सामने आ रही, वो मॉडल काम कर रहा है। क्या आपने इस बात के उस एक्सपीरियंसेस से कुछ लेसन्स लेने की कोशिश की? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से किसानों को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ के जरिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म को डेवलप करने का प्रयास किया? आपने क्या किया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट इमर्ज करता है, नहीं, तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंतर्गत जो है उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होगा। एसडीएम उस मसले को निपटाएंगे और उसके ऊपर डीएम उस मसले को निपटाएंगे। उस मसले को अदालत तक नहीं ले जाया जाएगा। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता, अदालतें लाख करप्ट हों, लेकिन आज जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, अगर थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हुई भी है तो अदालत की क्रेडिबिलिटी बची हुई है। अदालत से बचने के पीछे क्या रीजन है? दिया जा रहा है कि किसानों का खर्च बढ़ जाएगा। क्या तर्क दिया जा रहा है कि किसानों का खर्च बढ़ जाएगा, अदालत जाने से समय ज्यादा लगेगा और एसडीएम साहब तो जल्दी में निपटा देंगे। हाँ, जल्दी में निपटा देंगे। एसडीएम साहब भी जल्दी में निपटा देंगे, डीएम साहब भी जल्दी में निपटा देंगे। और ये लोग किसानों के प्रति इतने प्रतिबद्ध होते कि सवाल ही नहीं उठता है कि कॉरपोरेट के दबाव के आगे ये झुके। नहीं, एक अजीब विडंबना है। नहीं, हित हमारा है, किसानों के हित की बात कही जा रही नहीं, किसान विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि नहीं, हम ही तुम्हारे हित में सोच सकते। जैसे अगर देखे पुरानी पीढ़ी के बाबूजी सोचा करते थे, नहीं, कि तुम तो अभी समझदार नहीं हो, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अच्छे बुरे का जितना हमको ख्याल है उतना तुम नहीं सोच सकते, इसलिए जो कह रहा हूं करो। और करते भी होंगे हम लोग, क्या? तो ये जो मैकेनिज्म है, एक ये मैकेनिज्म है। आप ऑप्शन दें, किसानों को जाना है या नहीं जाना है, ये वो डिसाइड करें ना। वो अगर लंबी प्रक्रिया में उलझना चाहते, लंबी प्रक्रिया में नहीं उलझना चाहते, लेट देम डिसाइड। आप ऑप्शन क्यों क्लोज कर रहे? पहला प्रश्न मेरा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ को लेकर। और दूसरा प्रश्न मेरा है, होता क्या है व्यवहार में जाकर देखें, अब तक के अनुभव यह बतलाते हैं कि अगर जिस जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर बाजार में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से ऊंची कीमतें हैं तो किसानों से हुए उत्पाद कंपनियों के द्वारा खरीद लिए जाते। और अगर बाजार में कीमत कम है तो कभी साइज को आधार बना करके, कभी नमी को आधार बना करके, कभी जो है क्वालिटी को आधार बना करके किसानों के फसल लेने से इनकार कर देती है कंपनियां। किसानों के फसल लेने से कंपनियां इनकार कर देती। तो क्या ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास किया गया जिसमें कंपनियों के आर्बिट्ररी बिहेवियर से किसानों को बचाया जा सके, किसानों को कंपनियों के हाथों शोषित होने से बचाया जा सके? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास किया गया? और अगर वह डेवलप करने का प्रयास नहीं किया गया, और तीसरा प्रश्न है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, जिन 6 उत्पादों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाला गया, उनके लिए जो शर्तें इंट्रोड्यूस की गई हैं, 50% और 100%, नहीं, फूड ग्रेन के संदर्भ में 50%, सब्जी और इसके कंटेक्स्ट में 100%, नहीं, अगर उछाल आता है
तो ये जो 50% और 100% का कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन का बेसिस क्या होगा? वो रिटेल प्राइस होगा, वो रिटेल प्राइस होगा, या वो सरकार मैकेनिज्म के, अपने मैकेनिज्म के तहत जो रेट हासिल करती है वो प्राइस होगा। और वहां पर जो फ्लैक्चुएशन होता और रिटेल मार्केट का जो फ्लैक्चुएशन होता, दोनों के बीच ह्यूज गैप होता। और दूसरा प्रश्न जो इमर्ज करता है, देखें जब पढ़ेंगे चीजों को तब जानकारी मिलेगी। 2006 के आसपास जब बड़े कॉरपोरेट्स को रिटेल कारोबार में परमिट किया गया, तो 2006 से 2008 के दौरान बड़े पैमाने पर फूड ग्रेन की खरीद की गई बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा। इसका परिणाम यह होता कि ओपन मार्केट में फूड ग्रेन की स्कार्सिटी क्रिएट होती है। सरकार ने कॉरपोरेट स्टॉक्स को लेकर जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनसे सूचनाएं मांगी। प्राइवेट प्लेयर्स ने लास्ट तक वो सूचनाएं नहीं दी, जिसका परिणाम यह होता है कि सरकार को अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट, दो प्रकार की नीड्स होती, बफर स्टॉक रिलेटेड नीड्स होती है, और दूसरी नीड्स जो सरकार की होती है वो दूसरी नीड्स आपको पीडीएस रिलेटेड होती है। और ध्यान रखेंगे उस समय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है कब आया? 2013 में आया है। और अगर उसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो उस समय सरकार को हैवी प्राइस पर, हैवी वॉल्यूम में व्हीट को इंपोर्ट करना पड़ा वहां से। आज जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, क्या सरकार इस पोजीशन में है कि बाहर से हैवी वॉल्यूम में व्हीट एंड राइस को इंपोर्ट करके वह फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके? पूरे के पूरे पीडीएस मैकेनिज्म को लेकर के आप सरकार के रवैये को देखें, पीडीएस मैकेनिज्म को लेकर के आप आईएमएफ के अप्रोचेज को देखें, पीडीएस मैकेनिज्म को लेकर के शांता कुमार पैनल की रिपोर्ट की बात कही। उसने क्या कहा? 67% फूड सिक्योरिटी कवरेज को घटा करके 40% पर लाया जाए, 40% पर लाया जाए। नहीं, एमएसपी के कंटेक्स्ट में उसने कहा ओपन इंडेड सिस्टम को इंड करके क्लोज इंडेड सिस्टम को अपनाया जाए। तो मैं जिस दिशा में संकेत करना चाहता, मैं इस दिशा में संकेत करना चाहता कि चाहे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से संबंधित जो अमेंडमेंट हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट हो, चाहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट हो, मुझे लगता कि किसानों के कई कंसर्न जेन्युइन हैं और उस कंसर्न को रिजॉल्व किया जाना आवश्यक है। पहली बात, आप अगर देखें, सोमपाल शास्त्री का मैं रेफरेंस दे रहा था, जो वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री थे। उन्होंने, उनके कई आलेख आए हैं, उन्होंने 4 बातें की। पहली बात उन्होंने की, एमएसपी को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए, लीगलाइज किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने की, सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो एमएसपी के कंटेक्स्ट में रिकमेंड करती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को इंश्योर किया जाए। तीसरी बात उन्होंने जो कही, अब आप कहेंगे भरोसे का अभाव किसानों और सरकार के बीच क्यों न हो। सरकार, वर्तमान सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो इसने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें कहा कि स्वामीनाथन समिति के जो रिकमेंडेशन है एमएसपी के कंटेक्स्ट में, उसको यह एक्सेप्ट करेगी और उसको लागू करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मसला जाता तो सरकार, उस समय तक सरकार बन चुकी थी, सरकार अपना पक्ष रखते हुए कहती है स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना संभव नहीं है।
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सरकार का फिनेंशियल कंडीशन इसका परमिशन नहीं देता, नहीं। और सरकार, प्रधानमंत्री जी आंदोलनरत किसानों से नहीं बात कर रहे, लेकिन अपनी मन की बात जिन किसानों से कर रहे हैं उनके बीच कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। सच क्या है इनमें? सच क्या है? या तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई होगी या नहीं हुई होगी। नहीं, कहीं तो झूठ बोला जा रहा है। भरोसा आसमान में तो पैदा नहीं होता, नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे पूछता, करेंटली A2+FL लागत को आधार बनाया जाता, और A2+FL लागत MSP के निर्धारण के लिए और C2 लागत में दो डिफरेंसेज है। एक, किसानों ने जो निवेश किया है, तो जो संसाधन निवेश किए उस पर उनको ब्याज, अगर उन्होंने उसमें नहीं लगाया होता, कहीं और दिया होता तो ब्याज मिलता ना। तो उस निवेश पर ब्याज का कैलकुलेशन होना चाहिए या नहीं। और दूसरा अगर आप देखें, अभी ये संस्थान रेंट के प्रिंसेज में चल रहा है, इसके लिए हमें रेंट देना पड़ रहा, यह हमारे एक्सपेंडिचर का अहम हिस्सा है, नहीं। कल अगर इस प्लेस को मैं खरीद लेता और सरकार इसको खर्च मानने के लिए तैयार ना हो, तो यह उचित है क्या? किसान अपनी जमीन पर अगर खुद खेती ना करके बटाई पर किसी को दे देते, तो उस जमीन के बदले उनको मालगुजारी मिलती या नहीं मिलती? वो मालगुजारी, जमीन का रेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए या नहीं लागत में? औद्योगिक उत्पादों की लागत की जो गणना होती है, औद्योगिक उत्पादों की लागत की गणना में रेंट और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है या नहीं? तो अगर वहां कैलकुलेशन हो सकता तो किसानों के कंटेक्स्ट में इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होना चाहिए लागत में? क्या आपको नहीं लगता यह एक जेन्युइन प्रश्न है? और इसी के कंटेक्स्ट में सोमपाल शास्त्री ने यह भी कहा कि औद्योगिक कीमत की तर्ज पर ही कृषि लागत का आकलन किया जाना चाहिए, और उसी मतलब एग्रीकल्चरल कॉस्ट के कंटेक्स्ट में, एग्रीकल्चरल कॉस्ट जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट की तर्ज पर कैलकुलेट किया जाए, और उसी के कंटेक्स्ट में MSP का निर्धारण होना चाहिए। और चौथा सजेशन उन्होंने दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए जो है वह कहीं ना कहीं सेपरेट ट्रिब्यूनल फॉर्म किए जाने चाहिए, पृथक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए, जो ट्रिब्यूनल ऐसे मसलों को प्रभावी तरीके से और प्राथमिकता के आधार पर निपटा सके। और यही बात मैं कह रहा, एक मिनिमम ग्राउंड, देखें, बैक होना समस्या का समाधान नहीं है, रिपीलिंग की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसानों के कंसर्न हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता किसानों के उस कंसर्न को रिजॉल्व किया जाना चाहिए? क्लियर? नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक डायमेंशन तो हमने आपको रिस्पोंड कर दिया कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान नहीं कर रहे हैं, आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। यह बात अलग है कि मीडिया उसे नोटिस में लेने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया उसके लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि आंदोलन केवल वहीं तक सीमित है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि किसानों का जत्था जहां से मूव करने की कोशिश कर रहा है उनको हर संभव वहीं पर ब्लॉक करने की कोशिश होती है।
चाहे बात उत्तराखंड की हो, चाहे बात जो है महाराष्ट्र की हो, चाहे बात जो है उड़ीसा की हो, हर जगह ये समस्याएं उभर करके सामने आ रही। रही बात बिहार की, तो बिहार में तो 2006 में ही भंग हो चुका है। कहां नहीं है? बात जो बार बार मैं कह रहा हूं, देखें, ये आपको गलतफहमी हो सकती है, मुझे गलतफहमी नहीं है। अगर आज बीजेपी की जगह कांग्रेस की भी सरकार होती तो कमोबेश वही चीजें हो रही होती, कमोबेश वही चीजें हो रही होती जो हो रही हैं। मैं बहुत फर्क नहीं दोनों में समझता, और जहां पर जो सरकार में है वो उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश करते दिखाई पड़ते। महत्वपूर्ण है, एक टर्म यूज होता है ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, कैलिब्रेटेड ग्लोबलाइजेशन। परिवर्तन तो होने ही है, कोशिश यह होनी चाहिए कि परिवर्तन की प्रक्रिया को थोड़ी धीमी की जाए, चेंज के प्रोसेस को थोड़ा स्लो किया जाए। चेंज का प्रोसेस अगर थोड़ा सा स्लो होगा तो एडजस्टमेंट के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा समय मिलेगा। एडजस्टमेंट के लिए ज्यादा समय मिलेगा तो उस स्थिति में डैमेज को मिनिमाइज किया जा सकता और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता। और दूसरा कंटेक्स्ट अगर समझने की कोशिश करें तो इसका दूसरा कंटेक्स्ट यह है कि चेंज तो होने ही है, चेंज होने ही चाहिए, लेकिन प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ। एक प्रोटेक्टिव, इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी वहां पर होना चाहिए, ताकि इस चेंज की कीमत किसानों को नहीं चुकानी पड़े। चेंज के बर्डन किसानों को भी शेयर करने होंगे, चेंज के बर्डन कॉरपोरेट को भी शेयर करने होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो उस बर्डन को बियर करने में ज्यादा कैपेबल है उसको उस बर्डन को ज्यादा बियर करना होगा। जो उस बर्डन को बियर करने की स्थिति में नहीं है उस पर उस बर्डन को मिनिमाइज आपको करना होगा। यह अप्रोच होना चाहिए और इस अप्रोचेज के साथ चेंज के डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए। जब तक इस अप्रोचेज के साथ हम मूव नहीं करेंगे तब तक चेंज का बेनिफिट हम जहां तक पहुंचाना चाहते, यह हमें भी पता है ये चेंज क्यों हो रहा और आपको भी पता होगा चेंज क्यों हो रहा। इस सारे चेंज के मूल में अगर आप जाकर के देखें, बड़े कॉरपोरेट्स का दबाव, इस सारे चेंज के मूल में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं का दबाव, इस सारे चेंज के मूल में विकसित देशों का दबाव, इस सारे चेंज के मूल में एग्रो बिजनेस कारोबार में संलग्न उन कंपनियों का दबाव है, उन कंपनियों का दबाव है जिनकी नजर $5 ट्रिलियन की एग्रीकल्चरल मार्केट पर है। दुनिया भर में मैकेंजी की रिपोर्ट यह बतलाती है कि एग्रो बिजनेस कारोबार जो है वह $5 ट्रिलियन का है और $5 ट्रिलियन के इस कारोबार पर उसकी नजर है और भारत उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार। हो सकता है साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कई देश हमारी तुलना में बड़े हो, लेकिन हमारे यहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता जो है, गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से वह बड़ा आकर्षण है एग्रो बिजनेस में संलग्न इन कंपनियों के लिए। हमारे यहां का जो हमारे यहां का जो डाइवर्स एग्रो क्लाइमेट है और यह डाइवर्स एग्रो क्लाइमेट
एग्रीकल्चर के मतलब क्रॉप्स, जिस क्रॉप्स डाइवर्सिटी को जन्म दे रहा है, उनकी नजर उस पर है। उनकी नजर जो है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल पर है, और उनकी नजर उस मिडिल क्लास पर है, जो मिडिल क्लास एक बड़े बाजार को भारत में सृजित कर रहा है, जिस मिडिल क्लास का साइज और जिस मिडिल क्लास का इनकम आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा। उस मिडिल क्लास पर नजर है, जिस मिडिल क्लास के फूड हैबिट में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, और जिसके जीवन में प्रोसेस्ड फूड की भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण होने जा रही है। नजर वहां पर है, और ये सारी चीजें अगर देखें तो वहां से संचालित हो रही। इसलिए मैंने कहा कि किसान जो हैं हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का स्टैंड भी तो है कि रिपील नहीं चाहिए, क्या कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, मतलब एक चीज मुझे आश्चर्य लगता, उनके रिपीलिंग को आप इतना तवज्जो दे रहे हैं, उनको कभी इंटरनेशनल बताया जाता सरकार और सरकार के नुमाइंदे के द्वारा, उनको कभी खालिस्तानी बतलाया जाता है, उनको कभी पाकिस्तानी बतलाया जाता है, उनको कभी नक्सली बतलाया जाता है। ये तनिक भी आपकी चिंता का विषय नहीं, ये आपकी तनिक भी चिंता का विषय नहीं। उनसे प्रश्न आप पूछ रहे, उनकी जिम्मेवारी का निर्धारण कर रहे, क्या सरकार की तनिक भी जिम्मेवारी नहीं बनती कि ये 50 लोग लाखों की संख्या में, 50 लोग लाखों की संख्या में पिछले मतलब लाखों की संख्या में ये लोग पिछले 50 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर खुले आकाश के नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। 50 से अधिक की संख्या में लोग वहां पर मर चुके हैं, आत्महत्याओं का सिलसिला चल रहा है। सवाल यह नहीं है कि किसान सही है या गलत, क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं बनती कि सरकार उनसे बात करे? क्या हम अपनी सरकार से इतनी सेंसिटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं? मसला यह नहीं कि किसान सही है या किसान गलत। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, कम्युनिकेट करने की उसकी क्षमता का दुनिया कायल है। वह अपनी बातों को आम लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचा पाने की स्थिति में है, लेकिन वह अपनी बातों को किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, और कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित कर रखा है। आपको क्या ये छोटा सा मसला लगता? बात इकबाल का है, बात जो है सेंसिटिविटी का है, बात जो है कंसर्न का है, बात जो है वह कंसर्न का है। और एक बात ध्यान रखेंगे, सरकारें इकबाल से चलती हैं, सरकारें कंसर्न से चलती हैं, जिद पर सरकार नहीं चलती है, जिद पर सरकार नहीं चलती है। ना तो अगर कोई सॉल्यूशन निकलना है तो दो चीजें तो निश्चित हैं, ना तो वो सॉल्यूशन किसान की अभी जो शर्तें हैं उस पर निकलेंगी, और ना सरकार के जो तर्क हैं उस पर सॉल्यूशन निकलेगा। एक और बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर कोर्ट रूम में जाकर के उनको खालिस्तानी आतंकवादी बतला रहे हैं। क्या इस आधार पर, क्या इस स्थिति में भरोसा पैदा होगा? क्या इस स्थिति में बातचीत हो सकती है? क्या इस स्थिति में समस्या का समाधान निकल सकता है? मैं आपसे पूछ रहा। तो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, वह आप कह रहे हैं सरकार ने अब तक क्या तर्क दिए, हम लिख करके देंगे। नहीं, उस लिख करके देने की अहमियत, उस लिख करके देने की कोई अहमियत है?
अफरा तफरी में कृषि कानून पारित करवा लिया गया है या नहीं? विपक्ष के विरोध के बावजूद विपक्ष लगातार यह डिमांड करता रहा कि स्टैंडिंग कमेटी के पास उस बिल को भेजा जाए। करवा लिया गया बाय फोर्स? क्या ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया? ड्यू पार्लियामेंट्री प्रोसेस को वहां पर फॉलो किया गया बिल को पारित करवाने के लिए? और दूसरा, क्या यह सही टाइमिंग थी ऐसे रिफॉर्म के लिए जब पूरा का पूरा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है? नहीं, लेबर रिफॉर्म का एजेंडा, फार्म रिफॉर्म का एजेंडा जो लंबे समय से चला आ रहा था, आपने कोरोना को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हुए बैकडोर से इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज हुआ, फार्म बिल भी लॉ का रूप धारण कर चुका है, लेबर कोड भी लॉ का धारण कर चुका है। लेबर कोड पर भी आगे हमारी चर्चा होगी। तो इस बात को समझें, बातचीत के लिए भी, और बातचीत किसी मीनिंगफुल और लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचे, इसके लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि वो फेवरेबल एनवायरनमेंट अभी है। राहुल गांधी अगर किसानों के बीच जाते हैं, वो भी समस्याजनक है, कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। नहीं जाते हैं तो खोजते हैं कि आज राहुल गांधी कहां है, किसान सड़कों पर है, कहां है? तेजस्वी यादव जाएंगे तब भी आप पूछेंगे कि तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, और नहीं जाते हैं तो कहते हैं तेजस्वी यादव कहां है किसानों को छोड़ के। ये तो अजीब स्थिति है। तो जो बातें मैं कहना चाह रहा नहीं, बिहार के किसानों में देखें तो अगर एक आंकड़े के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो बिहार में देखें, पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड लैंड ओनरशिप जो है 0.39 हेक्टेयर है। जबकि पंजाब के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो पंजाब के कंटेक्स्ट में यह जो है पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो है 3.62 हेक्टेयर है। मतलब बिहार की तुलना में अगर देखें तो करीब करीब ये 9 गुने के आसपास पड़ेगा। हरियाणा के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो वह जो है 2.22 हेक्टेयर है। दूसरा, अगर आप देखें बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर देखें तो बिहार में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर करीब करीब 96.96% है। मतलब केवल 3.04% जो हैं या तो मिडिल कैटेगरी के फार्मर हैं, मध्यम श्रेणी के किसान हैं, या बड़े किसान हैं। उनमें भी देखेंगे बड़े किसानों का अनुपात महज 0.2% है। लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा के कंटेक्स्ट में चले जाएं तो पंजाब में आप देखेंगे 67.28% या तो मध्यम श्रेणी के किसान हैं या बड़े श्रेणी के किसान हैं, 67.28%। और हरियाणा के कंटेक्स्ट में चले जाएंगे तो 31.42% जो हैं मध्यम और बड़े श्रेणी के किसान हैं। नहीं तो ऑब्वियसली जहां पर मैक्सिमम फार्मर या तो लैंडलेस होंगे या मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आएंगे, वहां पर सरप्लस की संभावना लिमिटेड होगी। वैसे भी बिहार में एमएसपी का मैकेनिज्म बहुत इफेक्टिव तरीके से कभी काम नहीं किया। 3 से 4% तक बड़ी मुश्किल से उसके बेनिफिट मिले हैं। क्या वो बहुत सारे रीजन हैं। क्या नहीं निकल सकते ना। आप एक चीज समझें, घर सजाने का तसव्वुर अभी बाकी है। सवाल यह है कि घर बचाएं कैसे। वो तो 2 जून रोटी के लिए सुबह से शाम तक जद्दोजहद कर रहे हैं। 2 जून रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और जिन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा उन्होंने पैक्स और व्यापार मंडल पर वर्चस्व के जरिए जो है अपने हितों को साधने का रास्ता निकाल लिया है। बातें समझ रहे हैं या नहीं? उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया है। दूसरा एक और चीज देखें ना, हमारी कृषक पहचान गौण है।
या तो हम राजद समर्थक हैं तो किसान बिल के समर्थन में होंगे, वामपंथी हैं तो किसान बिल के राजद समर्थक हैं, वामपंथी है, कांग्रेस के समर्थक हैं तो किसान बिल के विरोध में होंगे। और आजकल ऐसे समर्थक कितने हैं? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम क्या है? और उसमें भी देखें ये लैंड ओनर क्लास जो है, नहीं तो लैंड ओनरशिप या तो मध्यवर्ती जातियों के पास है या सवर्णों के पास है। मध्यवर्ती जातियों में एक यादव को छोड़ दे तो मैक्सिमम तो एनडीए के वोट बैंक में आ जाते हैं और अपनी सरकार के अगेंस्ट जो हैं नहीं आवाज कैसे उठावे। तो एक नहीं कई सारे एक्स फैक्टर काम कर रहे हैं, यहां पर कई सारे एक्स फैक्टर काम कर रहे हैं। हमने ये चीज जाकर के देखा, यहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर देखा, मुझे किसान कम और बुद्धिजीवियों की भरमार दिखाई पड़ रही थी। फ्रैंकली मैं शेयर कर रहा है ये बात, और ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, और मुझे लगता है इसके कंटेक्स्ट में मुझे लगता है ये एक ऐसा मसला है जिस मसले पर जिस मसले को सेंसिटिवली देखे जाने की जरूरत है। यहां तक में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। टीडीपीएस को सर कैसे और किस हद तक प्रभावित कर रहा है? किसको? अब उसको छोड़ देना, मोटा मोटी केवल यही चीज आप समझें कि अगर एफसीआई के रीस्ट्रक्चरिंग के प्रश्न पर शांता कुमार पैनल का गठन किया गया 2015-16 में, उसने रिकमेंड किया कि फूड सिक्योरिटी के कवरेज को, जो करेंटली एनएफएसए के तहत 67% ऑफ पॉपुलेशन है, और मैं भी इस चीज को स्वीकार करता, कई बार आपके साथ चर्चा हुई है कि वो ग्रॉस मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है। एक बड़ा हिस्सा जो है एक्सक्लूजन का शिकार है वहां पर, जिनको फूड सिक्योरिटी के दायरे में होना चाहिए वो उससे बाहर है, और एक बड़ा हिस्सा जो उसका हकदार नहीं है वो उसका लाभ उठा रहा है। तो अगर शांता कुमार पैनल यह कहता है कि फूड सिक्योरिटी कवरेज के दायरे को 67% से डिक्रीज करके 40% पर लाया जाए, तो क्या यह इंडिकेट नहीं करता कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर सरकार इस रणनीति पर काम कर रही है कि फूड सिक्योरिटी को, क्योंकि एक चीज तो आप लेकर के चलें, एमएसपी के मैकेनिज्म को कमजोर करके आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। यह एक हार्श रियलिटी। दूसरी बात मैं कहता, अभी कुछ जगहों पर डीबीटी पर काम चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब फ्यूचर कंसर्न यह कि इन फ्यूचर जो है काइंड के रूप में फूड सपोर्ट न दे करके उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही फूड सपोर्ट दिया जाएगा। कैसे ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो अपना ओपन मार्केट से ले। और काइंड और कैश में एक बड़ा झोल है। बड़ा झोल ये है कि काइंड के रूप में जो सपोर्ट मिलता है उसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर का बर्डन जो है, रिसीविंग एंड पर नहीं पड़ता, गिविंग एंड पर पड़ता है। और कैश के रूप में अगर सपोर्ट दिया जाए तो वो प्रेशर शिफ्ट कर जाएगा किस पर? रिसीविंग एंड पर शिफ्ट कर जाएगा। दूसरा जो कंटेक्स्ट इमर्ज करता हुआ आता, देखिए कई सारी चीजों को समझने की जरूरत है। अमेरिका में जिस दिशा में हम आज बढ़ रहे हैं, अमेरिका जो है 1960-1970 के दशक में उस दिशा में बढ़ा। और अगर आप देखें अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात अगर मैं करूं तो इसने 1995 से 2020 तक किसानों को डोमेस्टिक सपोर्ट के रूप में 425 बिलियन यूएसडी की राशि दी है। और 425 बिलियन यूएसडी की राशि दिए जाने के बावजूद अगर आप देखें
तो अमेरिकी किसान 425 बिलियन यूएसडी के बोझ तले, कर्ज तले दबे हुए। इतने हैवी वॉल्यूम में सपोर्ट के बावजूद अमेरिकी किसानों की यह हालत। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 91% अमेरिकी किसान दिवालियेपन के कगार पर हैं और 87% अमेरिकी किसान जो हैं किसानी छोड़ने की स्थिति में है। अगर कोई उनको विकल्प मिल जाए इमीडिएट किसानी छोड़ देंगे। एनएसएसओ का आंकड़ा यह बतलाता है कि 40% भारतीय किसान, 40% भारतीय किसान जो हैं किसी भी स्थिति में किसानी को छोड़ने की स्थिति में है। अगर उन्हें मौका मिले तो इमीडिएट किसानी छोड़ देंगे। एनएसएसओ का आंकड़ा बतलाता है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे कोट करता है। अब तो एनएसएसओ और सीएसओ ये सब जमाने की बात हो गई, अब उसके आंकड़े कब आते हैं कब जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन एनएसएसओ का आंकड़ा यह बतलाता है कि भारत के 17 राज्यों में किसानों की आय, किसान परिवारों की आय 20,000 रुपये वार्षिक से कम है। 17 राज्यों में किसान एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड का इनकम यहां जो सोचने वाली बात है, आप अगर देखें जरा पता कीजिएगा घर पर पिताजी से, बुआ से, कि उनकी पढ़ाई लिखाई में उनके मां पिताजी का कितना खर्च था और आपकी पढ़ाई में आपके मां पिताजी का कितना खर्च है। नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग उस समय जो काउंट होता था तो क्या क्या आता था, आज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग काउंट होता है उसमें क्या क्या आता है। आज के किसानों को पानी भी खरीद करके पीना पड़ रहा है। अगर वो पानी खरीद करके बोतल बंद पानी ना पिए, अगर वो बोतल बंद पानी ना पिए तो उससे कई गुना राशि डॉक्टर के यहां जाकर के देनी होगी। नहीं तो जहां आय घटती जा रही है वहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। कृषि लागत क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। और हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, हमारी इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी नहीं है। इंडिया एज ए स्टेट जो है वेलफेयर नेशन है। हमारी इकोनॉमी वेलफेयर इकोनॉमी है और वेलफेयर इकोनॉमी में सरकार से यह अपेक्षा की जाती, स्टेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मार्जिनलाइज सेक्शन के फेवर में इंटरफेयर करे, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में पहल करे। यह एक्सपेक्ट वहां पर किया जाता है। यह बातें स्पष्ट हुई या नहीं? और कुछ? सारी रामायण खत्म हो गई, सीता किसकी जोड़? मुझे तो अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे ये नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार जो है कल तक 56 इंच वाली थी, आज 112 इंच की है। ये मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है कि कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटना, पीछे भी हटा सकती है। कदम बढ़ा दिया तो वो कदम बढ़ा रहेगा, परिणाम जो भी वो देख लेंगे। सिंपल सी चीज है। और किसान भी ये वो किसान नहीं है, ये वो किसान नहीं है जिनको बड़ी आसानी से आप हैंडल कर लेंगे। ये वो किसान हैं जो फाइनेंशियली साउंड हैं। इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसानों की जो एक छवि आपकी बनती थी, धोती फटी हुई, मैला कुचैला, गमछा कंधे पर है, आधे बदन उघारे बदन, भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आधे पेट भोजन, ये वो किसान नहीं है। ये वो नजर पड़ गई है मेरी, ये वो किसान है, ये वो किसान है जिन्होंने सारी की सारी व्यवस्था, बाजार से जुड़े हुए किसान हैं और बाजार के हर तरकीब से वाकिफ है।
उन्होंने एक पूरी की पूरी बस्ती आकर के बसा ली है। ऐसे भी पैसे की कमी नहीं है, और इनका बड़ा हिस्सा कोई कनाडा में रहता है, कोई लंदन में रहता है, तो वो पैसा भी आ रहा है। उस पैसे को आने से भी आप रोक नहीं सकते, समझे? तो समस्या वहां पर भी नहीं होने जा रही, नहीं। और कोई भारत का दूसरा हिस्सा होता तो निपटा भी लेते, नहीं, दूसरा हिस्सा होता तो निपटा भी लेते। दिल्ली के आसपास का इलाका है, मीडिया का जमावड़ा है, और मीडिया टीआरपी के चक्कर में रहती है। हथरस वाले में देखा ना, नहीं? और तो और ये मुसलमान भी नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप खड़ा कर लेंगे इनके पैरेलल, जैसा सीएए में किया। कोशिश हुई खालिस्तान और सिखों के नाम पर खड़ा करने की, लेकिन वो कोशिश कारगर नहीं रही। तो अगर आज के डेट में देखें तो यहां पर थोड़ी सी भी सख्ती बरतेंगे, नहीं, तो उसका इंपैक्ट पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो मतलब एक मुश्किल हालात हैं, और इस मुश्किल हालात में शायद एक बीच का रास्ता निकल सकता था, बीच का रास्ता निकल सकता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही हस्तक्षेप किया, नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास संभव था। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पार्टी बन चुकी है, तो आगे की चीजें बहुत, मुझे अगर पूछें, क्योंकि जो मैंने आपको बेसलाइन बतलाए, एमएसपी को लीगलाइज करना किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप, आप एक प्रोविजन कर दें, लीक करके देने का की कोई अहमियत नहीं है। आप प्रोविजन कर लें कि एग्रीकल्चर, मतलब सरकारी कृषि मंडियों के बाहर जो भी लेन देन होंगे एमएसपी से कम के दर पर नहीं होंगे। सिंपल सा एक प्रोविजन कर दें, हाँ, नहीं, और एक नया लॉ ला देना, मिनिमम वेजेज हम निर्धारित करते ना। यद्यपि यह भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ समय के बाद खेल एमएसपी में वृद्धि पर शुरू हो जाएगा, इस बात को भी समझें। लेकिन एट प्रेजेंट दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो आप सरकारी रेगुलेटेड कृषि मंडियों के बाहर जो होने वाली लेन देन है उसको सरकारी मंडियों में होने वाले लेन देन के एट पार लाएं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें। तीसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उनमें मैं 2 जगहों पर बदलाव की आवश्यकता महसूस करता। या तो बेहतर होगा कि पृथक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए और उसके जरिए इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। दूसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता है, अगर पृथक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया जाता तो उस स्थिति में लीगल लॉ, मतलब अदालत को में अपील का अधिकार दिया जाए। तीसरा, ये अब तक के जो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अब तक के जो हमारे अनुभव रहे हैं, उस अनुभवों के आलोक में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि कंपनियां आर्बिट्रेरी मैनर में अनुबंधों को रद्द ना कर सके बहानेबाजी का सहारा लेकर। ईसीए के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कंटेक्स्ट में मुझे यह लगता है कि थोड़ा सा उसमें मतलब प्रोटेक्शन, मतलब आपने ढील दिया, ठीक है, 2 स्तरों पर वहां भी परिवर्तन की जरूरत है। एक, प्राइवेट स्टॉक की मॉनिटरिंग, प्राइवेट स्टॉक की इफेक्टिव मॉनिटरिंग को इंश्योर करना ताकि डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। और दूसरा जो कंटेक्स्ट उसमें मुझे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कंटेक्स्ट में दिखाई पड़ता वह यह कि जरूरत पड़ने पर टाइमली रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म को डेवलप करना।
सरकार के भरोसे छोड़ेंगे तो सरकार के भरोसे अगर छोड़ा जाएगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो एक ऐसे मैकेनिज्म को जो है वह क्रिएट किया जाए, डेवलप किया जाए, जो उस पर नज़र रख सके और ज़रूरत पड़ने पर टाइमली इंटरफेयर कर सके, टाइमली उसको रिस्पॉन्ड कर सके। रिपीलिंग मेरी नज़रों में समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, एमएसपी निर्धारण के संदर्भ में वो बातें सोमपाल शास्त्री जी ने कही, मुझे लगता है C2 लागत को आधार बनाया जाना चाहिए। अब कहेंगे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि अगर आप देखें ग्लोबली ये फूड डिफ्लेशन का फेज है। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादों की कीमतों में गिरावट का दौर है और इस गिरावट के मूल में दो चीजें मौजूद हैं। एक तो फूड हैबिट में होने वाले परिवर्तन के कारण डिमांड में भी गिरावट दिखाई पड़ती है और दूसरा चेंज जो आपको दिखाई पड़ता, वह दूसरा चेंज यह दिखाई पड़ता है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के फ्रंट पर भी आपको उछाल की स्थिति दिखाई पड़ती। तो डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई का यह बैलेंस सप्लाई के फेवर में होगा, तो वो कीमतों में गिरावट को संभव बनाएगा। नहीं, इस स्थिति में अगर एमएसपी को आप आधार बनाते या एक सीमा से ऊपर ले जाने की कोशिश करते तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। मार्केट डिफॉर्मिटीज, बाजार में विकृति की संभावना होगी, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है। क्योंकि बड़ी आसानी से लोग तर्क देते कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में चीजें महंगी होंगी तो जो कंपनियां हैं फूड ग्रेन का इंपोर्ट कर लेंगी, सस्ते फूड ग्रेन का। तो वहां पर हमारे पास मैकेनिज्म है, हायर टैरिफ ड्यूटी के जरिए उस इंपोर्ट से मिलने वाले बेनिफिट को न्यूट्रलाइज हम कर सकते। वो फिस्कल स्पेस हमारे पास अभी मौजूद है। ये बातें स्पष्ट हुई। तो ये एक विविध पक्ष है, जिन विविध पक्षों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। वैसे फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा, कृषि और किसानी की समस्या का निदान अगर के निदान तक पहुंचना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाना है, एग्रीकल्चर में जो सरप्लस लेबर की स्थिति है, अगर उस सरप्लस लेबर की शिफ्टिंग को इंश्योर करना है तो आपको उस डायरेक्शन में मूव करना होगा। एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग को प्राथमिकता देनी होगी, जो करेंटली 6% के स्तर पर है। इसके जरिए किसानों को बेहतर कीमत भी मिलेगी और दूसरी चीज, अगर ऐसा होता है तो इसके एक और बेनिफिट मिलेंगे, और बेनिफिट यह मिलेंगे कि केवल किसानों को बेहतर कीमत नहीं मिलेगी, बल्कि उस सरप्लस लेबर को और उसके फार्मिंग से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस का बेटर यूटिलाइजेशन जो है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा सकता है। क्लियर? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। वैसे समय का शॉर्ट हो गया है, 5 बजे से मॉक स्टार्ट। किसके द्वारा? हाँ हाँ, अब किसानों की आय दोगुना करने की जो बात है ना, इस पर किसी और दिन मेरे सामने चर्चा कीजिए। 2022 तक दुगनी हो या ना हो, 2032 तक तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो अभी चर्चा यहीं पर मैं रोकूंगा। आज की चर्चा किशोर सर होंगे बुलंद में। देखिए,